राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं वोट हमारा, राज तुम्हारा। चलेगा, नहीं देवरिया लोकसभा में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई चौधरी अमर सिंह के समर्थन में आयोजित इस चुनावी रैली में हम सबके बीच में उपस्थित हमारे युवा क्रांतिकारी साथी आजाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित राजेंद्र भारती जी, हमारे बीच में भी संबोधित कर रहे थे आपको भाई हेमंत चौधरी जी, मंच पर विराजमान भाई सुनील केवट जी, काली चरण यादव जी, श्रीमती फौजी आजाद जी, मोहम्मद उमर खान जी, भाई रामफेर निषाद जी, सुरेंद्र मौर्य जी, पूर्व निजी सहकारी बैंक के चेयरमैन रहे बस्ती सिद्धार्थ निरसन कबीनर के श्री शालिग्राम मौर्य जी, डॉक्टर तौसीफ अदर खान जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित साथियों और पूरे जनपद से आए हुए हमारे बुलंद हौसलों की फौज के रूप में आए हुए क्रांतिकारी नौजवान साथियों, भाइयों और साथ ही साथ भाई आजाद जी के लड़ाकू सेनानी साथी, आज मैं कहना चाहता हूँ जाते पानी ले होते हैं आप यही मिली है ये है रोक बहुत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन का है। ये फौज सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवरत्न कांशी राम जी के मिशन का है। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले ने सामाजिक परिवर्तन का जो बिगुल बजाया था, ये फौज उन क्रांतिकारी हमारे सामाजिक क्रांति के महापुरुषों के खून का है। इसलिए हमारे अपने महापुरुषों के उस नारे को याद रखना चाहिए जब उन्होंने कहा था वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इसलिए आज 2024 लोकसभा चुनाव केवल चुनाव नहीं है बल्कि देश की तकदीर का फैसला होने जा रहा है। भारतीय संविधान रहेगा या खत्म होगा, इसका फैसला होगा। लोकतंत्र रहेगा या खत्म करने वालों की साजिश कामयाब होगी, इस पर बहस नहीं है। 2024 का लोकसभा चुनाव यही नहीं रुका। पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार ने क्या क्या पाप किए हैं, उसका लोखा जोखा हिसाब किताब करने का वक्त है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं भाजपा सरकार ने इन 10 सालों में क्या किया। देश के करोड़ों करोड़ों नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। जब से भाजपा सरकार आई, सरकारी नौकरियां नदारद, भूले बिसरे यदि कहीं कोई विज्ञापन आया भी तो नकल के भ्रष्टाचार, नकल और भ्रष्टाचार की बलवेदी पर चढ़ गई। यही नहीं, भाजपा के लोग दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को हिंदू कहकर के गुमराह कर वोट तो लेते हैं, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद सबसे पहले इन्होंने क्या किया। अब साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) 16(4) के अंतर्गत
जो हमें अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया है, ये सरकार उसको निष्प्रभावी और शून्य कर रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों को जो 27% का आरक्षण मिला है, उसको भी खत्म करने पर आमादा है। आखिर हमारे वोट पर चुनी गई सरकार हमारा ही गला काट रही है, हमारा ही आरक्षण खत्म कर रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए गए भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। इसलिए तय करना है कि भारतीय संविधान से खिलवाड़ करने वालों की 2024 लोकसभा चुनाव में विदाई होना चाहिए। यही नहीं साथियों, अरे भैया तने काटो आज जितने भी विज्ञापन निकले हैं उन सब का रिकॉर्ड मेरे पास है। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति को 23% आरक्षण के सापेक्ष 4%, 5% तक जाकर के रोक दिया जा रहा है। 27% पिछड़ों के आरक्षण के सापेक्ष 6%, 7%, 9% में जाकर रोक दिया जा रहा है। यही नहीं, आज मनमाने तरीके से भर्तियां हो रही है। हमारे इसी बगल में गोरखपुर, जहां के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय में 117 प्रोफेसर पद पर नियुक्ति हुई। 117 में 111 बाबू साहब और बाबा जी के बच्चे हो गए। 117 में 111 पद पर बाबू साहब और बाबा जी के बच्चे हो गए। मातृता छह पद में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, यानी जिनकी आबादी है 95%, उनको 86, और जिनकी आबादी है 5%, उनको 111 सीट। ये है भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा। इस पर तय करना है साथियों। ये भी नहीं, ये तो हमने एक उदाहरण दिया। सारे मेडिकल विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेजों में जितनी भी तैनाती हुई है, एक भी शेड्यूल कास्ट का नहीं, एक भी शेड्यूल ट्राइब्स का नहीं, एक भी बैकवर्ड कास्ट का नहीं, एक भी माइनॉरिटी का नहीं, सब एक वर्ग विशेष के लिए है। इसीलिए ये फैसला करने का चुनाव है। इसके साथ ही साथ आज महंगाई की मार से आम जनता की कमर टूट गई है। हर चीज पर GST, आपके शरीर पर जो कपड़े हैं, पैरों में जूते चप्पल हैं, 2014 के पहले इस पर GST नहीं लगता था, लेकिन आज GST का टैक्स लगता है। खेती के लिए जो सामान हम खरीदते थे 2014 के पहले, उस पर GST के नाम पर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन आज हम खाद, बीज, पेस्टिसाइड, कृषि यंत्र जो भी खरीदते हैं, सब पर हमें GST के नाम पर टैक्स देना पड़ता है। हम पहले घर बनाते थे तो बालू, मोरंग, सरिया, ईटा, सीमेंट पर कोई GST के नाम पर टैक्स नहीं लगता था। अगर आज आपको एक झोपड़ी बनानी हो, बालू, मोरंग, सीमेंट, सरिया, ईटा लाते हैं तो सब पर GST के नाम पर टैक्स देना पड़ता है। यही नहीं, बाजार में अगर दूध, दही, मक्खन, पनीर, मट्ठा लेने जाते हो तो दूध और मट्ठे पर भी अब GST के नाम पर टैक्स लिया जाता है। एजुकेशन हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है। सरकार की जिम्मेदारी है कि निःशुल्क शिक्षा सबको दे, लेकिन निःशुल्क शिक्षा देना तो दूर, भाजपा सरकार ने छोटे छोटे बच्चों के किताब, कॉपी, पेंसिल, रबर पर भी GST के नाम पर टैक्स लेना शुरू कर दिया। आज जैसे किसी व्यक्ति के शरीर से
डॉक्टर सिरिंज लगा करके खून निकालता है, वैसे मोदी सरकार देश की जनता के गाड़ी कमाई के पैसे को जीएसटी के नाम पर लूट रही है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आज नौजवानों को नौकरी इसलिए नहीं दी जाती कि सरकार कहती है कि वेतन देने के लिए पैसा नहीं। रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन इसलिए नहीं देती, कहती है सरकार के पास पैसा नहीं। किसानों का कर्जा माफ करने से मना करती है, कहती है सरकार के पास पैसा नहीं। और साथियों, आज विकास के नाम पर भी सरकार रोना रोती है कि सरकार के खजाने में पैसा नहीं। लेकिन इस देश के अदानी अंबानी जैसे 55 उद्योगपतियों का बैंक कर्जा 28 लाख हजार करोड़ चुटकी बजाते मोदी दे देते हैं। इसका मतलब है देश की जनता से लूटे गए पैसे को अदानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को खुश करने के लिए ये सरकार मेहरबान है। आज सोचने समझने का फैसला करने का वक्त है कि आखिर ये लूट क्यों। मोदी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बदतर है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज ये देश को खोखला कर रही है। आखिर मोदी सरकार और क्या कहती है? कहती है 80 करोड़ लोगों को हम 5 करोड़ 10 करोड़ चावल देते हैं। अरे मोदी सरकार से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी, तुम अपनी सच को क्यों छिपा रहे हो? तुम्हें ये कहना चाहिए हमारी हुकूमत की नाकामयाबी के चलते इस देश में 80 करोड़ गरीब हो गए हैं जो दाने दाने के मोहताज हैं। तुम्हारी सरकार ने इस देश में 80 करोड़ गरीब पैदा किया है, लाचार पैदा किया है, मजबूर पैदा किया है, जिनको खाने के लिए न खेती है, न कोई रोजगार है, न सरकारी नौकरी है, दाने दाने के लिए मोहताज है। 5 करोड़ 10 करोड़ चावल उनकी जिंदगी का मकसद बन गया है। आखिर 5 करोड़ 10 करोड़ चावल पाने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाएगा कहां से? अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय कहां से भेजेगा? कपड़ा कहां से पहनाएगा? और साथ ही साथ उनका दवा दर्मक इलाज कहां से कराएगा? ये सोचने का विषय है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज मोदी जी कहते हैं मैं इस देश का चौकीदार हूं, मेरे रहते पंजाब पर नहीं मार पाएगा। लेकिन ये चौकीदार तो महाभ्रष्ट निकला, देश का लुटेरा निकला, देश का डकैत निकला। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, जिसने मोदी के भ्रष्टाचार को उजागर किया। मोदी जी ने क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से 6000 करोड़ रुपए की डकैती डाली है। ये मोदी जी का असली चेहरा है। और इसीलिए साथियों, 6000 करोड़ का लुटेरा मोदी कहता है हम ईमानदार हैं। अरे मोदी जी, मैं कहना चाहता हूं, अगर 6000 करोड़ का लुटेरा ईमानदार है तो बेईमान कौन होगा? इसलिए आज मोदी जी के किए गए कांडों को, उनके पापों का हिसाब किताब करना है इस चुनाव में। यही नहीं साथियों, आज ये 400 के पार का नारा क्यों देती है? इसलिए कि भारतीय संविधान बदलने के लिए कम से कम 400 सांसद चाहिए। 400 के पार का नारा भारतीय संविधान को बदलने का इनका इरादा जाहिर करता है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने सैकड़ों साल तक लंबी लड़ाई लड़ी, तब जाकर के हमें राजनीतिक आजादी मिली। यद्यपि अभी भी हमें सामाजिक और आर्थिक आजादी लेनी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं साथियों, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है कि हम धन, भक्ति, शिक्षा, सम्मान, स्वाभिमान से लैस हुए हैं। हम
किसी से कम नहीं है, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान समतामूलक व्यवस्था में विश्वास करता है। जो तथागत बुद्ध का विचार था, हमारे सामाजिक परिवर्तन के महानायकों का विचार था, वही समतामूलक समाज की स्थापना का मकसद हमारे भारतीय संविधान का है। हमारी संस्कृति रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई, हम लोग नारा लगाते रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट के खातिर देश के भाईचारा का कत्लेआम किया, हिंदू मुस्लिम सौहार्द को तार किया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई, उस भाईचारे को जमीन दोष किया, कत्लेआम किया। आखिर क्या मोदी सरकार के आने के पहले इस देश में हिंदू मुसलमान नहीं थे क्या? हिंदू मुसलमान पहले भी थे, लेकिन हिंदुओं को न मुसलमानों से खतरा था और मुसलमानों को न हिंदुओं से खतरा था। लेकिन नफरत की राजनीति करने वाले मोदी जी ने आप दोनों समाज में भय पैदा कर दिया। हिंदू मुस्लिम खेल करके अपने राजनीति का रुख सीधा किया, लेकिन समाज के भाईचारे को कत्लेआम कर दिया। हिंदू मुस्लिम भाईचारे और सौहार्द को तार कर दिया। यह लाशों के सौदागर, हिंदू मुस्लिम की लाश पर खून खराबे पर ये अपनी राजनीतिक विषाद बिछाना चाहते हैं। आपको समझना होगा साथियों। मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी, योगी जी, आपको तो चिल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। जब इस देश में 1100 साल तक मुस्लिम शासक रहे हैं, 1100 साल तक मुस्लिम शासक होने के बावजूद भी हिंदू सुरक्षित था, हिंदुओं का सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित था। हिंदुओं की आबादी पहले भी बड़ी थी, आज भी बड़ी है। जब हिंदुओं को 1100 साल मुसलमानों के राज में खतरा नहीं था, तो चिल्लू भर पानी में डूब के आपको इसलिए मर जाना चाहिए कि मोदी योगी के आते ही आज मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा हो गया और हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा हो गया। ये आपकी नाकामयाबी है। आपको तो सबक लेना चाहिए कि 1100 साल मुस्लिम हुकूमत होने के बावजूद भी हिंदू मुस्लिम सौहार्द था, आपस में भाईचारा था। हम लोग गांव में जब छोटे थे, इंटर कॉलेज तक गांव में रहते थे, पढ़ते थे, तो जब हमारे यहाँ होली और दिवाली होती थी तो हमारे पड़ोसी सारे मुस्लिम समाज के लोग हमारे यहाँ आते थे, त्योहार में सम्मिलित होते थे। मुसलमानों के यहाँ ईद बकरीद होती थी तो हम लोग वहाँ जाते थे, उनके त्योहार में सम्मिलित होते थे। लेकिन भाजपा ने हिंदू मुस्लिम का खेल कर आज दोनों में दूरी बनाई है। इन दूरी बनाने वालों को आपको सोच समझ करके इस 2024 लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता से उतरा बाहर करिए, जैसे दूध की मक्खी बाहर की जाती है। और साथियों, आज लोकतंत्र खतरे में है। आज जब से भाजपा सरकार आई है, कभी आदिवासियों के सिर पर खड़ा होकर पेशाब करना ऊंची जात के लोग अपनी शान समझते हैं। किसी दलित के शरीर में मलमूत्र ले देना ऊंची जात के लोग अपनी शान समझते हैं। यही नहीं, आज दलित आदिवासी पिछड़ों के हक हथियार पर डकैती डालना वो अपनी शान समझते हैं। दलितों आदिवासियों पिछड़ों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर अपनी मौत छेड़ते हैं। यह 75 वर्ष आजादी के बीच जाने के बाद भी हमारे दलित आदिवासी समाज की महिला द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति है, सर्वोच्च पदासीन है। आज भी ये गंदी मानसिकता के लोग देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में इसलिए नहीं जाने देते क्योंकि वो आदिवासी और दलित समाज में पैदा हुई है। यही नहीं, इसके पहले रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति थे, उनको भी राजस्थान के पुष्कर ब्रह्मा मंदिर में इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि वो भी दलित समाज के थे। मैं कहना चाहता हूँ, जब हमारे समाज में पैदा होने वाले दलित आदिवासी पिछड़ों के बड़े बड़े नेताओं के मंदिर में जाने से रोका जाता है, उनकी कुर्सियों को गंगा जल से धोया जाता है,
गोमूत्र से पवित्र किया जाता है। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लुटेरे, ऐसे गंदी मानसिकता के लोग, नफरत की राजनीति करने वाले भाजपा के लोगों की 2024 लोकसभा चुनाव में विदाई होनी ही चाहिए। अच्छा लगा, तारीफ अच्छा लगा। आजादी के बाद ये पहली ऐसी सरकार है जिसने देश की राष्ट्रीय संपत्ति संपदा को बेचने का प्रभाव किया। आप जानते हो, जिन विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए थी, उन विभागों को अपने चहेते उद्योगपति अदानी और अंबानी को दे रहे हैं। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था जो लाभ में चल रहे थे, औने पौने दामों में अपने चहेते उद्योगपति अदानी और अंबानी को दे दिया। मैं कहना चाहता हूं साथियों, ये देश को बेचने वाले लोग, संविधान को बदलने की नापाक इरादा रखने वाले लोग, लोकतंत्र को कुचलने वाले लोग, आज देश की अस्मिता के साथ आज खिलवाड़ करने वाले जो लोग हैं, इनकी विदाई होनी ही चाहिए। और इसी के साथ आज लोकतंत्र में आज विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ एक एक करके कहीं हमला करवाया जा रहा है, कहीं उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, कहीं ED, CBI, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर उनकी मानहानि की जा रही है। बदले की भावना से सरकार काम कर रही है। और साथियों, मोदी जी कहां रहेंगे? सत्ता से हटने के बाद नीरव मोदी की तरह ये विदेश छोड़ करके भाग जाएंगे या जेल में चलेंगे, क्योंकि अब तो इनका 5,000 एक एक करके भ्रष्टाचार खुलासा होने लगा। नीरव मोदी जो इनकी नाक का बाल था, इसी 7 मई को पत्रकारों ने उनसे पूछा, आखिर नीरव मोदी जी आप भारत छोड़ के भागे क्यों? नीरव मोदी ने कहा, मैं भागा नहीं, मुझे भगाया गया। पत्रकारों ने पूछा, आखिर क्यों? उसने कहा, 13,000 करोड़ का जो घोटाला है, उसमें तो मेरा हिस्सा केवल 32% है। परसवैया, पूरी पड़ोसियों वाला, आपकी जान पहचान का है, पास पड़ोस का है, क्लियर दिखा दो भाई, और चुन गोल गापड़े का है। तो क्या करता है? कहता है, चौधरी साहब 2 पूरी हमारी ओर से एडवांस, आपके पत्थर पर 2 पूरी एडवांस रख देगा। पूरा मारे पीछे वाला बना दियो। अगर चौधरी साहब मना करें, मेरे पास है, हमारी तरफ से कहो ना। क्यों? क्योंकि परसवैया चौधरी साहब की जान पहचान का है, गोलगापड़े का। और अगर परसवैया की जान पहचान का नहीं है, गोलगापड़े का नहीं है, तो क्या करेगा? आपके पत्थर पर पूरी खत्म रहेगी, आप पूरी मांगते रहोगे, पूरी वाला आएगा, पूरी भाई बोलते हुए आगे निकल जाएगा, आप तोड़ काटेगा नहीं। इसलिए सिद्धार्थनगर भी यही हुआ। आपने अभी तक परसवैया किसको बनाया? जो आपकी जान पहचान का नहीं था, जो आपके गोलगापड़े का नहीं था, जो आपके बराबरी वाला नहीं था, आपके साथ उठने बैठने वाला नहीं था। एक बाबू साहब थे और एक बाबा जी आ गए। जब बाबा जी और बाबू साहब रहेंगे तो आपको पूरी नहीं परोसेंगे। अगर वो पूरी आएगा, विकास वाला पूरी, अगर विकास वाला पूरी आएगा, विकास कार्य आएगा, या जिले के विकास के लिए कोई धन आएगा, तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। सुमारू, मंगरू, उधऊ, कटवारू को नहीं मिलेगा। वो मिलेगा बाबू साहब को देंगे और बाबा जी को देंगे। आपको ठेला दिखाएंगे। इसलिए अब अपने जिले के मान सम्मान विकास का परसवैया चौधरी अमर सिंह को बना करके भारी उठाने का काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं विदा लूं उसके पहले एक नारा हमारे साथ लगाएंगे। ओ तुम्हारा राज तुम्हारा,